आप एम्प्लॉई है और आप 60 साल तक काम कर रहे हैं, आपके पास कोई पेंशन नहीं है और सेविंग्स है, मगर सेविंग्स से इतना पैसा नहीं आता है जितना आपको चाहिए उस टाइम एक्सपेंसेस के लिए, तो बहुत जरूरी होता है कि आप पेंशन रखना चाहिए। एनपीएस बहुत जरूरी है। एनपीएस एक्चुअली में एक रियल रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। आप जब कॉर्पोरेट मॉडल में एंटर करते हैं तो आज की डेट में ना कि आप टैक्स एडवांटेज उठाते हैं, बट आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक डेफर्ड सैलरी दे रहे होते हैं। जब आप रिटायर हो रहे हो, टैक्स एफिशिएंट एंड कॉर्पस एक्यूमुलेशन, ठीक है, कितना आप कर पाते हो फ्यूचर सेल्फ को सैलरी देने के लिए, राइट? इसलिए एनपीएस जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं एनपीएस जरूरी है। आज हम एनपीएस जरूरी है कि इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एनपीएस कितना जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा एक समय भारत में ऐसा सोचा जाता था कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो फिर उसका फ्यूचर सिक्योर है। क्यों? क्योंकि अगर जॉब चली गई, यानी कि 60 साल के आप हो गए, तो उसके बाद आपको वहां से पेंशन भी मिलेगी। और ये सोचकर इस सोशल सिक्योरिटी की वजह से हर किसी को गवर्नमेंट जॉब अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसका नाम है एनपीएस, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट नौकरी करने वाला भी 60 साल के बाद उतना ही फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। कैसे, ये जानेंगे हम आज के हमारे इस शो में। इस शो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनका आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ज्योत्सना तिवारी इस वक्त हैं। ज्योत्सना जो कि डायरेक्टर हैं वेल्थ मार्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की। इसके साथ ही हमारे साथ बहरोज कामदीन भी हैं जो कि पार्टनर है डिलॉयट की, और साथ ही हमारे साथ निशा सांघवी हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं बहरोज जी। इस बदलते हुए भारत में जहां पर हमने ये बात की और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्पेशली भारत जैसी कंट्री में बहुत जरूरी होता है। अगर खास करके आप 60 साल के हो गए हैं, उसके बाद जब आपकी अर्निंग उतनी नहीं रही, वहां पर अगर मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी जिसने मैं अपना जीवन का एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट को दिया, तो क्या एनपीएस मेरे लिए एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर एक एम्प्लॉय ना होने के बाद भी काम करेगा? जरूर काम करेगा। तो बहुत जरूरी है कि जैसे आपने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो उनको पेंशन मिलता है। अगर कुछ हो गया, आपको डेथ हुई, रिटायरमेंट हुई, यू गेट पेंशन, फैमिली को पेंशन मिलता है और वो बहुत जरूरी होता है। और अगर आप एम्प्लॉई है और आप 60 साल तक काम कर रहे हैं, 60 इयर्स पे आपके पास कोई पेंशन नहीं है और सेविंग्स है, मगर सेविंग्स से इतना पैसा नहीं आता है जितना आपको चाहिए उस टाइम एक्सपेंसेस के लिए, तो बहुत जरूरी होता है कि आप पेंशन रखना चाहिए। एनपीएस बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब आपके पास मैं आती हूँ। मुझे एक बात बताइए ज्योत्सना, कि ये जो कॉर्पोरेट एनपीएस का मॉडल है ये बेसिकली काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। एक बार कॉर्पोरेट एनपीएस अगर एम्प्लॉयर ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो एक तरह से पेरोल का एलिमेंट बन जाता है। तो अब आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है? इंट्रोडक्शन करने के लिए ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को थोड़ा समय हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि 4 से 6 महीने आप बफर लेकर चलिए और उस 4 से 6 महीने आप अपनी प्रिपरेशन करिए इस तरह से रोल आउट करने के लिए कि आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा वो बेस्ट होगा। लेकिन अब कॉर्पोरेट मॉडल में होता क्या है? कॉर्पोरेट मॉडल इज बेसिकली एज यू स्पोक, इट इज बेस्ट फॉर एम्प्लॉइज। द गुड पार्ट इज यू कैन पोर्ट इट। मतलब जैसे पीएफ हो गया, ग्रेजुटी हो गया, सुपर एन्युएशन हो गया, ये सारे उस तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जो आप एम्प्लॉयर एंकर्ड प्रोग्राम्स में ही रह सकते हैं। जैसे अगर आप एक एम्प्लॉयर के पास हैं और दूसरे एम्प्लॉयर के पास गए तो ही आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस एक ऐसा उम्दा प्रोडक्ट है जो आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड हेंस एनपीएस एक्चुअली में एक रियल रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। तो आज आपका एम्प्लॉयर ऑफर कर रहा है, आप टैग हो जाइए उसके अकाउंट के अंडर और आप बेस्ट टैक्स एडवांटेज उठाइए। और अगर आप उस एम्प्लॉयमेंट से निकल जाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी विथ अनदर एम्प्लॉयर, या कि फिर आप अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं या उस एम्प्लॉयर के नए एम्प्लॉयर के एनपीएस अकाउंट में आप अपने आप को टैग कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा आप कैसे कर सकते हैं। इसका जो बहुत ही आसान एक डायरेक्शन है वो ये है कि आप जब कॉर्पोरेट मॉडल में एंटर करते हैं
तो आज की डेट में ना कि आप टैक्स एडवांटेज उठाते हैं, बट आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक डेफर्ड सैलरी दे रहे होते हैं, बिल्कुल है ना, आप अपनी ये वो सबसे तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और वाई कॉर्पोरेट एनपीएस ओवर योर इंडिविजुअल अकाउंट इन केस इफ यू आर ऑलरेडी एन एम्प्लॉई एंड इफ योर एम्प्लॉयर इज ऑफरिंग, क्योंकि ये आपको बेस्ट टैक्स एडवांटेज देता है। ओके चलिए वो भी समझेंगे थोड़ी देर में कि उसके टैक्स एडवांटेज किस तरीके के हैं। लेकिन निशा आपके पास मैं आती हूँ। आजकल हम देखते हैं कॉर्पोरेट में जो भी काम कर रहे हैं उनको सबसे पहली टेंशन ये रहती है कि मेरा इन हैंड जो आता है वो कितना है और वो कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम कॉर्पोरेट के एक पूरे सिस्टम में काम करते हैं तो वहां पर आपकी जो सीटीसी होती है और फिर आपका जो इन हैंड होता है उसमें डिफरेंशिएट दोनों के बीच में काफी ज्यादा नजर आता है। ऐसे में एक कॉर्पोरेट एनपीएस के लिए लोग मानेंगे, पॉपुलर हो पाएगा उस तरीके से ये? बिल्कुल। सो स्मिता, मेरे हिसाब से जब आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज के मेच्योरिटी। आई मीन जब आप रिटायर हो रहे हो, टैक्स एफिशिएंट एंड कॉर्पस एक्यूमुलेशन, ठीक है, कितना आप कर पाते हो फ्यूचर सेल्फ को सैलरी देने के लिए, राइट? तो मैं उसे टैक्स फ्री नहीं कहूंगी, बट यस, आज जब निवेश कर रहे हैं तो उसको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। आपका कैश फ्लो कम हो रहा है, जो इन हैंड आज मिल रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए आप पे कर रहे हो अपने आप को, राइट? तो एक 5,000 रुपीज एनपीएस अगर कॉर्पोरेट एनपीएस में भी आप सब्सक्राइब करते हो तो 5,000 एम्प्लॉयर भी करेगा, राइट? तो अगर कोई 30 ईयर ओल्ड है, 10,000 रुपए महीने का एनपीएस में निवेश हो रहा है, और अब तो आप प्योर इक्विटी भी कर सकते हो, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी चूज करना चाहते हो तो आप बाइफिकेशन कर सकते हो रिस्क प्रोफाइलिंग करके। तो उसके अंदर जब निवेश कर रहे हो तो इमेजिन 10,000 इन्वेस्टेड मंथली फॉर 30 years is going to give you around 3.5 crores at 60. Okay, so that's a brilliant and this is approximately 12% return. I'm not even exaggerating the returns के बहुत ज्यादा exuberant returns आ जाएंगे। This is 12% return. तो इंडियन इकोनॉमी में अगर बिलीव कर रहे हैं, हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और हमें कॉर्पोरेट एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना है तो 10,000 प्रिंट नहीं करेगा। टेक्निकली 10,000 आपका टैक्स फ्री हो रहा है आपके लिए आज के जमाने में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए बहरू जी, आजकल के जो जनरेशन आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर एक नौकरी करने का तो पेशेंस बचा ही नहीं है और वो 10 साल में 10 नौकरियां भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसे में किसी ने एक जगह अपना एनपीएस अकाउंट खोला, फिर उसने दूसरी नौकरी चेंज की, तो ये उसके साथ ट्रांसफर होना इजी है, स्मूथ है? बहुत इजी है एक्चुअली, ये मेन फीचर है एनपीएस का। ओके। पहले अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट में सुपरएनुएशन फंड होता था, पेंशन फंड्स होते थे, उसमें क्या होता था, आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करने से अगर आपने 10 साल काम किया तो आपको रिटायरमेंट पे पैसे मिले, अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपको फिर वो पेंशन नहीं मिलता था। एनपीएस का ये मेन की फीचर है कि आप जॉब्स छोड़ते जाओ, वो अकाउंट आपका अकाउंट होता है। एनपीएस का अकाउंट एम्प्लॉय का अकाउंट होता है। अगर आप जॉब ना भी करो तो आपके साथ ही वो अकाउंट चलता है टिल 60। तो इट इज वेरी गुड पोर्टेबिलिटी, जैसे बता रहे थे कि वो बहुत अच्छा होता है कि आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर जाओ, जॉब छोड़ो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, फिर भी आप वो अकाउंट आपके साथ लेके चल सकते हैं टिल द एज ऑफ 60। एंड नाउ अभी एज 85 हो गया है, तो टिल द एज ऑफ 85 यू कैन टेक द अकाउंट। तो वो तो मेन की फीचर है एनपीएस का। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मुझे ज्योत्सना, कि अभी हम देख रहे हैं कि एनपीएस को जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो वॉलंटरी उन्होंने ऑफर करना शुरू किया है। क्या आपको लगता है इसको मैंडेटरी करना चाहिए? बिल्कुल, मेरी तो फिलॉसफी हमेशा से ये रही है कि इसको ऑटो एनरोलमेंट मोड में डालना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है। यू नो, दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली डेवलप द बिहेवियर amongst your employees to start investing, you know, बिना जाने। क्योंकि जान के जब आप पूछ रहे हैं, जब आप वॉलंटरी करते हैं, इसका मतलब ये है आप उन्हें चॉइस दे रहे हैं ऑप्ट इन करने के लिए। जैसे आप किसी को ऑप्ट इन करने के लिए कहेंगे तो वो 100 बार सोचेगा ये क्या है, क्यों है, मेरा टेक होम कम हो जाएगा, फलाना ढमकाना, है ना। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑटो एनरोलमेंट में डाल देंगे तो अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है, पीएफ की तरह, पीएफ की तरह, है ना। पीएफ में भी यू कैन एक्चुअली ऑप्ट आउट, यू नो, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स यू कैन ऑप्ट आउट, पर कितने लोग करते हैं? नहीं करते हैं बेसिकली, राइट। तो एनपीएस में भी, एंड यू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पीएफ। पीएफ में हुआ क्या, इफ यू रीड द लॉ डज नॉट इंसिस्ट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू जॉइन पीएफ, राइट। पीएफ उन लोगों के लिए है जो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड लिमिट के नीचे तक की उनकी सैलरी है, उनके लिए। लेकिन हमारे प्रेडिसेसर्स ने क्या किया, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स में एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच लिया। उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस कोई कितना भी अर्न करे,
पीएफ का अधिकार सबको मिलना सबको मिलना चाहिए। चाहिए। हाँ। तो जब हमारे कॉर्पोरेट्स ने अगर बहुत पहले ये डिसीजन लिया और जिसकी वजह से आज कितने लोग बेनिफिट हो रहे हैं, तो हमें एनपीएस ऑफर करने में क्यों झिझक हो रही है? हमें Correct. एनपीएस भी ऐड करना चाहिए और इसे ऑटो एनरोलमेंट में डालना चाहिए। करेक्ट। चलिए, मुझे लगता है कि शायद पीएफआरडी आपके इस बात को जरूर गौर करेंगे आगे। सुनिशा, आप क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लानर है, इसलिए आपसे मेरा ये सवाल है, अब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं और स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो आपको पता होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हैं, आप स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं, आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। फिर भी एनपीएस क्यों चुनना चाहिए एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को? ओके, सो स्मिता, कंटिन्यूइंग टू इनका आंसर, जब हम बात कर रहे हैं कि हम आज के जमाने में इंडिया इज यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, राइट? इवेंचुअली वी ऑल विल बी गेटिंग ओल्डर, तो हम जापान की तरह हो जाएंगे अगले 30 सालों के बाद, राइट? हमारी मीन एज 32 33 की है, तो 30 साल के बाद ये सारे लोग जो आज काम कर रहे हैं वो रिटायर होंगे, अज्यूमिंग कि रिटायरमेंट एज 60 रहेगी। शायद गवर्नमेंट को रिटायरमेंट एज आगे पुश भी करनी पड़ेगी, लाइक नेदरलैंड्स, राइट? तो अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं तो इन सबकी सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा, राइट? इसलिए एनपीएस जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा कंट्रीब्यूशन अगर आज से आप निवेश करना शुरू करेंगे, और देखो एक साइकी है, ह्यूमन बिहेवियर। आई थिंक समटाइम्स व्हेन यू आस्क मी व्हाट डू आई डू, आई विल नॉट से वी मैनेज मनी, वी से वी मैनेज पीपल्स बिहेवियर। ओके, बिकॉज अगर आपको कुछ कट होके आ रहा है ना पैसा, आप बुरा नहीं मानोगे, लेकिन जब मैं आपको कहूंगी जब आपके अकाउंट में आ चुका है और उसको आप स्टेप लीजिए बैंक से ट्रांसफर करने का या कहीं चेक लिखने का, तो आप 1000 बार सोचोगे। तो आई थिंक कॉर्पोरेट एनपीएस मेक्स अ वेरी बिग स्टैंड अलोन पॉइंट वेयर every employee who's listening to us should have a NPS, and eventually employers should make it mandatory, because अगर हम social security create नहीं करेंगे तो हम 100 years तक हम जीने वाले हैं। Vegetable state होगा, because medical science is growing really fast. Okay? शायद हम मर नहीं जाएंगे, शायद हम एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन हम जिंदा जरूर रहेंगे, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो अगर वो छोटा स्टेप अगर आज हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप निवेश नहीं कर पा रहे हो, अपना कैश फ्लो बजटिंग नहीं कर पा रहे हो, एनपीएस को प्लीज आंख बंद करके ऑप्ट कर दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये लगभग हर एपिसोड में हमने इस पर बात की है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो अभी जवान है, ये बहुत बड़ी आबादी आगे चल के बूढ़ी होगी, और इस बहुत बड़ी आबादी को सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं जानती है, और इसलिए आप देखेंगे हर एक योजनाओं के तहत कैसे पेंशन युक्त भारत बने, इस पर काम फिलहाल चल रहा है, और जिसमें एनपीएस एक बहुत अच्छा लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। चलिए, इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जैसा कि मैंने ज्योत्सना से पूछा कि वॉलंटरी बेसिस पर जो फिलहाल कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इसको देते हैं, तो क्या उसको मैंडेटरी करना चाहिए? आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वॉलंटरी बेसिस पे होते हुए भी अडॉप्शन को बढ़ाने पर कुछ काम करना चाहिए? करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स आजकल आप अगर देखोगे तो अपने एम्प्लॉयज के लिए कितनी देखभाल करते हैं। आप मेडिकल देखो, हेल्थ देखो, उन लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो उसी तरह से अगर कुछ तो एम्प्लॉयर नहीं देते हैं छुट्टियां भी देते हैं, एनकैशमेंट भी देते हैं, तो उसी तरह से अगर एम्प्लॉयर अगर आप देखोगे तो उन लोग थोड़ा सा भी अमाउंट अगर डाल दिया, जैसे उन्होंने कहा ऑटो अप होना चाहिए, ऑटो करने के लिए अगर एम्प्लॉयर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे, दिवाली बोनस जो दे रहे 1000 रुपया दे, 100 रुपया 600 रुपया आप एनपीएस में डाल दो, वैसे अगर करके किया तो वो नज करेगा एम्प्लॉयज को इन्वेस्ट करने के लिए। फिर वंस वो अकाउंट खुल जाता है तो रेयरली कोई बंद करता है अकाउंट, तो वो अकाउंट फिर चालू रहेगा। बट एम्प्लॉयर हर महीने अगर ऐसा कुछ किया, जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है, वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में से कुछ निकाल के उन लोग ने एनपीएस अकाउंट खुलवा दिया, दैट विल बी वेरी गुड फॉर एम्प्लॉइज। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस तरीके से भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो आप, एक बोनस के नाम पे आप कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। अब मुझे ज्योत्सना आपसे थोड़ा टेक्निकल चीज ये पूछना है कि जब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर जो है वो अपने आप को इनरोल करता है इसमें, तो फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे जाता है? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विल गो अंडर द हेड्स ऑफ एम्प्लॉयर, एंड वो जो आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा वहां भी आपको टैक्स एडवांटेज है, एब्सोल्युटली। ओके, एंड इवन एम्प्लॉय गेन्स आउट ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन। However,
the market practice has not been where the employer and employee both are contributing. This I'm talking more from the private sector and MNCs, where it is not mandatory, right? It is voluntarily that they are rolling it out. तो वहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉय की ही सैलरी को रीस्ट्रक्चर करके एंड एम्प्लॉय का ही टैक्सेबल इनकम जो होता है उसे डिसेमिनेट किया जाता है टुवर्ड्स एनपीएस, कीपिंग दैट अंडर द हेड ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सो दैट एम्प्लॉय जो है उसका ऑप्टिमल टैक्स एडवांटेज उठा सके। तो आप देखिए एम्प्लॉयर ने अपने वेज बिल में कुछ बढ़ाया नहीं, लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया फॉर एम्प्लॉयज टू एंजॉय टैक्स एडवांटेज एट द सेम टाइम क्रिएट वेल्थ फॉर योर पोस्ट रिटायरमेंट डेज, है ना। तो इसमें तो बेनिफिट दोनों का हुआ, एम्प्लॉय का भी हुआ, एम्प्लॉयर का। इसलिए हुआ एम्प्लॉय के लिए क्यों हुआ? क्योंकि एम्प्लॉय वुड हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड उनका अपना जो पर्सनल लिमिट है थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर प्रोविडेंट फंड और मे बी म्यूचुअल फंड्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज दैट वर अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। तो उसमें तो कुछ ज्यादा खास अपॉर्चुनिटी है नहीं। दूसरा होता है आपका 80CC D1B, जो लमसम 50,000 तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन अ गिवन ईयर। अब उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा तादाद इसी कैटेगरी में है, लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अदर देन 80CC D2 इसके अलावा भी यहाँ पे आपको एक एडिशनल टैक्स एडवांटेज मिलता है। सो योर 150,000 प्लस अनदर 50,000, सो अप टू 2 लाख आपको एडवांटेज मिल जाता है ऑन योर इन्वेस्टमेंट। नाउ दैट सेड, कितने लोग इतने पे ही लिमिट रखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे और टैक्स एडवांटेज मिले, तो उसके लिए बेस्ट है, चाहे मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में हूँ या मैं न्यू टैक्स रिजिम में हूँ, मेरे लिए कॉर्पोरेट एनपीएस बेस्ट है, क्योंकि वहां मुझे टोटल 7,50,000 तक के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स एडवांटेज मिलता है। अब हम में से कितने लोग उस लिमिट को रीच करते हैं? नॉट मेजॉरिटी, राइट? तो मेजॉरिटी अभी भी के पास वो बफर है। तो ज्यादातर हमारे पीएफ होते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस 750,000 में जो लिमिट है वो है पीएफ की, सुपर एनुएशन की और एनपीएस। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में सुपर एनुएशन है नहीं, तो बचा क्या आपका प्रोविडेंट फंड और फिर नेक्स्ट एनपीएस। तो पीएफ ले दे के कितना ही आप 750 रीच कर लोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, है ना, जो सीएक्सओ लेवल के नीचे हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास स्कोप है, आपके पास स्कोप है उसको इन्वेस्ट करने का। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर का जो रोल है वो रोल सिर्फ एक एम्प्लॉयर इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि वो हाई पे मास्टर है, नहीं, वो एक ऐसा भी पे मास्टर हो सकता है जो आपके पेमेंट को जो आपको दे रहा था उसको साइड में करके किसी ऐसे कंपोनेंट में डाले जो आपको और ज्यादा पोटेंशियल इनकम दे सकता है। ऐसी भी फिलॉसफी हम रख सकते हैं। यही फिलॉसफी हमें चाहिए, यही बिहेवियर हमें चाहिए कॉर्पोरेट्स में। नाइस, आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझाया है। अब निशा, मैं आपसे एक एग्जांपल चाहूंगी कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने लिए स्टार्ट करता है, करियर के स्टार्टिंग में ही शुरू करता है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना, तो एक सर्टेन लेवल, मान लीजिए 10 साल तक या 20 साल तक उसमें वो इन्वेस्टेड रहे, तो कितना बड़ा कॉर्पस बना लेगा अपने लिए? सो अगर हम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर 5,000 रुपीज, चलो 10,000 मत करो, 2,500 आप करो, 2,500 एम्प्लॉयर करेगा, 5,000 रुपीज से आप निवेश करेंगे अगले 20 साल के लिए। तो आपने बाइफिकेट किया है बिटवीन इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे जहां पर सिर्फ आपने इक्विटीज किया है। तो हम ये तीनों का पहले एग्जांपल में एवरेज करेंगे, तो एवरेज 9-9.5% के रेंज में बैठेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल हैव अ कंजर्वेटिव रिटर्न एंड इक्विटी विल हैव एन एग्रेसिव रिटर्न। तो अगर हम 5,000 महीना फॉर 20 years करेंगे तो 12,560 is for 1 year 60,000 and for 10 years it becomes 6 lakhs. So 20 years अगर निवेश कर रहे हैं तो 12 lakhs इन्वेस्ट हुआ। At 12% growth, that 12 lakhs will approximately go in 20 years around 80 lakhs to 1 crore के बीच में, okay, averagely, okay. And why will it not go? अगर आपने उसको कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया और उसको होल्ड किया, बिल्कुल, तो वो तो उससे बढ़कर और बनेगा। और जब भी हम इक्विटी साइड आते हैं, अज्यूमिंग दैट हम 2047 तक हम विकसित भारत का अगर वो टारगेट पकड़ के चल रहे हैं, और जो हम नंबर्स देख रहे हैं, यस, वो हम होने वाले ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? द वे एवरीथिंग इज वर्किंग, द वे इंडिया इज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म एंड अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एंड द होल वर्ल्ड इज गेटिंग एनवियस अबाउट इट, राइट? सो इट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग राइट। तो आई थिंक अगर ये हम इक्विटी अग्रेसिवनेस पकड़ के चले के वैसे भी मेरे रिटायरमेंट का पैसा है, मैं इसे लंबे समय के लिए निवेश करूंगी, तो अगर मुझे वो पकड़ना है तो हम
12% का एवरेज, बिकॉज हमें रेगुलेटरी कंप्लायंस है तो हम बोलते हैं कि इतना रिटर्न तो बनता है, 10 to 12% का एवरेज पकड़ के चलिए, तो इतना तो बनना चाहिए अगर हम बिलीव करते हैं हमारे विकसित भारत में, राइट? तो उसमें हम कॉर्पस देख रहे हैं कि इट कैन क्रॉस ओवर 1.5 करोड़, राइट? you're holding that money for so long, and equity का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म, राइट? लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मैं Yes. चाहूंगी उसको आप क्विकली थोड़ा सा उसमें Yes. वो कीजिए। इसमें आपको बहुत जरूरी है ना कि इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखें। इन्फ्लेशन एडजस्टेड इसलिए, सो अगर मान लीजिए एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे हम जो गवर्नमेंट रिलीज करती है एवरी मंथ, और दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, राइट? तो अगर गवर्नमेंट 3% बोल रही है तो हम पकड़ते हैं 6%, 6 और 7% के रेंज में। इफ यू आर वेरी ब्रांडेड पर्सन तो वी टेक इट एट 7, एंड 6% इज व्हेन यू लुक एट ओके एवरेज लाइफस्टाइल, राइट? तो 6% के इन्फ्लेशन एडजस्टेड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न 12% दे रहा है, आपके पास ऊपर का 6% का हेज पकड़ा बचा है आपके लिए, राइट? तो 6% इज पोस्ट टैक्स, I mean post inflation adjusted, 6% is a really good return. Exactly. मुझे एक बात बताइए, क्या किसी एम्प्लॉय का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसका हिस्सा एनपीएस को होना चाहिए? होना ही चाहिए। लाइक इन्होंने दोनों ने कहा है, ज्योत्सना ने और निशा ने, कि टैक्सेस बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। अगर मैं खुद ही वो पैसा ले लेती और मैं कहीं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे जो भी इनकम होगा उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। मगर एम्प्लॉयर अगर कॉन्ट्रीब्यूट करे 14% तक, अगर आई एम इन न्यू टैक्स रेजिम, 14% तक ऑफ माई सैलरी एम्प्लॉयर, बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो इट्स नॉट टैक्सेबल। तो पूरा टैक्स मुझे भरना ही नहीं होता ऑन दैट 14% विच इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड एम्प्लॉयर। सो जनरली वो होना ही चाहिए कॉर्पोरेट के इसके अंदर, सैलरी स्ट्रक्चर में वो होना ही चाहिए। मेन बेनिफिट तो यही है उसका। 80cc-D का जो बेनिफिट है 1.5 लाख रुपया या 50,000, इफ यू न्यू टैक्स रेजिम आपको नहीं मिलता है अभी। ओल्ड में होंगे तो मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलता है। मगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसे कहा गया है न्यू एंड ओल्ड दोनों में है। तो अगर वो है बेनिफिट, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही टैक्स का, तो आपको जरूरी है कि वो सैलरी का कंपोनेंट होना ही चाहिए। ओके, चलिए अब हमारे पास समय क्योंकि खत्म हो चुका है, तो मैं एक सवाल आप तीनों से सेम सवाल पूछूंगी। आप तीनों के उसमें क्या जवाब आते हैं वो देखते हैं, एकदम फटाफट इसको करते हैं। कॉर्पोरेट एनपीएस क्यों जरूरी है? सोशल सिक्योरिटी, फ्यूचर के लिए, आपका पेंशन जनरेट करने के लिए या फ्यूचर सैलरी के लिए। ओके, आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से एक डिग्निफाइड फ्यूचर लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक पेंशन वेल्थ क्रिएट करिए, और एनपीएस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। ओके, आपके हिसाब से? कॉर्पोरेट एनपीएस जरूरी है क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा है, आप उसी बेनिफिट से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो वो जरूरी है कि आप कॉर्पोरेट एनपीएस लेना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो बागबान मूवी जाके फिर से देखिए तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो रिटायरमेंट के बाद आपके लिए कितनी जरूरी होती है। बहरहाल, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पे शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योत्सना, थैंक यू सो मच निशा। एंड इसी के साथ हमारे एनपीएस जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।